Hello everyone, welcome to माहिया पाठशाला स्कूल। माई सेल्फ डॉक्टर दीपाशा। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद सैम्पल पेपर। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है हमारी प्रिपरेशन हो गई। ऑलमोस्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स नियर हैं और प्रिपरेशन भी लगभग हो चुकी है। बट होता ये है कि या तो हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं रहता है तो हमारा पेपर छूट जाता है, पेपर को पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाते हम, ठीक है। या फिर हमारी पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं रहती है कि पेपर को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। आज हम पहली चीज़ तो ये कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही पेपर फॉर्मेट कि पेपर कैसा रहेगा, कितने टाइम किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ठीक है, कितने टाइम पीरियड में कौन सा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके एग्ज़ाम में आने के। तो ये जो सैम्पल पेपर हैं ये बिल्कुल पर्टिकुलर डिज़ाइन इसी तरीके से किए गए हैं कि आइडिया लगा के कि इनमें से कि आरबीएससी का जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से ही पुट अप किए जाएंगे। तो देखिए, पहले तो बी अलर्ट, सबसे पहले अलर्ट हो जाइए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका क्या रहने वाला है, एमसीक्यूज़ का सेक्शन रहने वाला है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स का सेक्शन रहने वाला है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ठीक है। ये पूरा आपका एक पेपर में रहेगा। स्टार्ट करते, ये तो आपके इंस्ट्रक्शंस है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यह एक आदर्श विलयन का गुण है। आदर्श विलयन मीन्स आइडियल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। सेकंड, आइडियल सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी होती है उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी ज़ीरो होता है। चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए, सबसे पहले तो कोई सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, उसमें हो सकता है दो या दो से ज़्यादा क्या हो, कंपाउंड्स हो। अपन दो कंपाउंड्स लेके चलते हैं, दो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स ए और कंपाउंड्स बी, उनको अपन ने मिक्स किया, ठीक है। तो उसके बाद क्या चेंजेस हुए, तो आइडियल सॉल्यूशन पहली चीज़, उसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, आयतन परिवर्तन नहीं होता है, एंथैल्पी में, आयनन ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होता है, और जो आकर्षण बल होता है ए और बी के बीच में वो इक्वल होता है आकर्षण बल बिटवीन ए कंपाउंड्स एंड आकर्षण बल बी यौगिक के बीच में। देखिए, अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, फॉलो करता है रॉल्स लॉ को। आइडियल सॉल्यूशन और डेल वे मिक्सचर इक्वल होता है ज़ीरो के, डेल एच ये भी ज़ीरो के इक्वल होता है। यहाँ एच क्या है, एंथैल्पी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आयनन ऊर्जा। तो ये क्या होती है, एक आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़। उसके अलावा मैंने एक और चीज़ बताई थी, सपोज ये जो सॉल्यूशन बना है दो कंपाउंड से मिलके बना है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए प्लस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी बी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है किसकी, अपनी आइडियल सॉल्यूशन की।
तो आप बताइए आइडियल सॉल्यूशन गुण क्या क्या हो गया? बिल्कुल ए पॉइंट करेक्ट है। बी डेल एच, मिक्सचर का जो एंथैल्पी चेंज होता है वो ज़ीरो, मिक्सचर का जो वॉल्यूम चेंज होता है वो भी क्या होता है? ज़ीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन है जंग लगना निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो देखिए ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्या होता है? Fe2O3 और Fe फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो रट्टा मार लीजिए इसका, याद रखिए कि जो मिक्सचर होता है रस्टिंग, वो किस किस का मिक्सचर होता है? फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगभग समय होगा। ठीक है, टाइम टेकन फॉर 90% completion of first order reaction will be approximately। तो देखिए सबसे पहले तो हमें टाइम सेकंड्स में नहीं दिया है, ठीक है, टाइम किसके रिलेशन में दिया है? टाइम दिया है हमको हाफ लाइफ के रिलेशन में, देखिए अर्थ आयु के रिलेशन में दिया है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो टाइम निकालना होगा और टाइम को रिलेट करना होगा हमें हाफ लाइफ के साथ। चलिए करते हैं। देखिए आंसर 3। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो रेट कांस्टेंट वाला फॉर्मूला है वो क्या होता है बच्चों? K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log 10 A/A माइनस एक्स। पहली चीज तो ये फॉर्मूला। अब देखिए K क्या है यहाँ? रेट कांस्टेंट। T टाइम, कौन सा टाइम? 90% जो रिएक्शन कंप्लीट हुई है, ठीक है, उसमें लगा हुआ टाइम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर A क्या है? ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता। T बराबर 0 पे जो सांद्रता होती है वो क्या होती है? A, ठीक है। यहाँ पर X क्या है? X है यहाँ पर अमाउंट, किसका अमाउंट? 90% में जितना भी रिएक्टेंट यूज हुआ है या जितना रिएक्टेंट कंप्लीट हुआ है, ठीक है, 90% वो, ठीक है। अब देखिए सपोज कर लेते हैं हम कि इनिशियल, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता 100, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है? 90% कन्वर्ट हो गया है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ x क्या, x की वैल्यू क्या हो गई है? 90। सपोज अपन इनिशियल क्या लिया है अपन ने? 100, तो x कितना हो गया? 90 ग्राम सपोज किया अपन ने, ठीक है। 100 का 90% 90 ग्राम। वैल्यू पुट करते हैं अपन, वैल्यू पुट करेंगे अपन, ये हो जाएगा 2.3
0.03/t log, ये क्या है अपने पास 100 माइनस 90, ठीक है, log 10, 100 डिवाइडेड बाई 10, 10। log 10 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? log 10 का वैल्यू होता है 1। log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। तो अपने पास रेट कांस्टेंट और टाइम में रिलेशन आ गया, ठीक है, इसको अपन याद रखेंगे, इसको अपन को बाद में यूज करना है, रिलेट करना है अपन को हाफ लाइफ से। अब देखिए हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कितना होता है? हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ क्या होता है 0.693/K। K क्या है यहाँ? रेट कांस्टेंट। अब देखिए अपन ने पहले क्या रिलेशन निकाला था इक्वेशन फर्स्ट में 2.303/T। K इजिकल्स टू ये अपना आया था अभी, देखिए ये रहा, ठीक है, 2.3 K इजिकल्स टू 2.303/T। अब अपन इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, K की वैल्यू क्या है 2.303/T, तो T ये चला जाएगा ऊपर, देन ये आ जाएगा अपना, इसको इसे डिवाइड किया तो 0.3 T हाफ, ये क्या है अर्ध आयु हाफ लाइफ, ठीक है, ये क्या है हाफ लाइफ T हाफ, और ये क्या है वो टाइम जिसमें 90% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, 90% अभिकर्मक उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है, 10/3 कितना आ जाएगा 3.33 T हाफ। तो 90% कॉम्प्लीशन में लगा टाइम T हाफ का कितना मल्टीपल है 3.33 टाइम्स है T हाफ के, दैट इज द आंसर। समझ में आया बच्चों? ओके, तो 90% जब रिएक्शन कंप्लीट हुई उसको अपन ने किससे रिलेट किया T हाफ से, क्योंकि अपन को इसी वे में आंसर था, ऑप्शन से T हाफ के रिलेशन में थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन अपन रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्या क्या किया अपन ने। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ये होता है, अपन ने ये पुट किया, इसमें अपन ने सॉल्व किया तो अपने को रेट कांस्टेंट और टाइम में क्या निकल गया रिलेशन निकल गया। फिर अपन ने क्या किया रेट कांस्टेंट को T हाफ, क्योंकि T हाफ क्यों यूज़ किया, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है वो T हाफ के फॉर्म में है, ठीक है, तो T हाफ का ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देन अपन ने इसमें K का वैल्यू जो भी अपन ने निकाला था यहाँ से, ठीक है, K का वैल्यू अपन ने क्या किया पुट कर दिया, जो इसको सॉल्व किया तो ये अपने को आंसर मिल गया, ठीक है, कितने टाइम 3.33 टाइम्स ऑफ T हाफ लाइफ का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ओके, इसमें ये था द्वितीय कोटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होगी। तो देखो मैं तुम्हें इसमें बहुत अच्छा ट्रिक समझाती हूँ जिससे तुम्हारे प्रथम कोटि द्वितीय कोटि और शून्य कोटि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर तीनों की यूनिट्स आपको याद भी नहीं रखनी पड़ेगी, आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, यही मैं आपको समझा देती हूँ। ट्रिक है देखिए m
एल टी, ये यूनिट के बेस हैं। 1 माइनस एन, एन माइनस 1 माइनस 1। यहाँ एन क्या है? एन है जो भी ऑर्डर आपको पूछा गया है वो, ठीक है। जो भी ऑर्डर आपको पूछा गया है वो है n। अब देखिए आपको क्या पूछा है? द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तो n क्या हो जाएगा? 2। सॉल्व कीजिए। 1 माइनस 2 l, 2 माइनस 1 t माइनस 1, ये हो जाएगा m माइनस 1 l1 t माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना? वेग स्थिरांक आ गया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया कि वेग स्थिरांक की इकाई आ गई अपनी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी वेग स्थिरांक की इकाई? देखिए जो क्वेश्चन है इसमें ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। ये हो जाएगा अपना m माइनस 1 l1 t माइनस 1, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन है, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है लैंथेनाइड्स के परमाणु आकार में क्या होता है? तो देखिए लैंथेनाइड्स एक पीरियड में आते हैं, ठीक है। अब देखिए एक पीरियड में ऑर्बिट्स का नंबर सेम होता है, जो लैंथेनाइड्स है वो 6 पीरियड में आते हैं। जैसे जैसे परमाणु के आकार, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है वैसे वैसे त्रिज्या घटती जाती है। What happens to atomic size of lanthanides as atomic number increases? Radius decrease। इसका आंसर क्या होगा? रेडियस डिक्रीज। क्यों होगा? चलिए समझते हैं। देखिए लैंथेनाइड्स बिलोंग टू सेम पीरियड, ठीक है, वो एक ही पीरियड में आते हैं, 6th। एक पीरियड है इट मीन्स ऑर्बिट भी एक ही होगा। एक पीरियड इट मीन्स ऑर्बिट भी क्या होगा? एक ही होगा। ऑर्बिट एक है तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सपोज ए बी सी डी, इस तरीके से एलिमेंट्स है पूरे पीरियड में, ठीक है। ये एलिमेंट बी, ये एलिमेंट्स ए बी सी और ये एलिमेंट डी। तो देखिए अगर ऑर्बिट एक है तो न्यूक्लियस से जो सबसे लास्ट और आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसकी डिस्टेंस सबकी क्या होगी? सेम होगी। बट देखिए जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। सपोज इसका एटॉमिक नंबर है 83, क्या है? 83। तो इट मीन्स इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? 83। इसमें प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 85, 84, इसमें 85। इसमें 86। अब देखिए प्रोटॉन्स रेगुलर, प्रोटॉन्स क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहे हैं। प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पर प्रोटॉन्स जितना फोर्स लगा रहे होंगे ऑर्बिट, और ऑब्वियसली ऑर्बिट में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। यहाँ पर जितना प्रोटॉन फोर्स लगा रहे होंगे यहाँ भी प्रोटॉन फोर्स लगा रहे होंगे, बट ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ प्रोटॉन कम फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ उससे ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, यहाँ उससे ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। तो इस वजह से क्या होगा? साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो फर्स्ट समरी ये है
जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, ठीक है, नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है? नाभिकीय आवेश। और नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से त्रिज्या क्या होती जाती है? कम होती जाती है। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज देन न्यूक्लियर चार्ज increases, effective nuclear charge increases, then radius decreases. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियस डिक्रीजेस। 6th क्वेश्चन है अपना, EDTA की समन्वय संख्या है। EDTA की समन्वय संख्या है। अब देखिए, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर है उसमें आपको सारे लिगेंड्स दे रखे हैं। कुछ मोनोडेंटेट है, कुछ बाईडेंटेट है, कुछ हेक्साडेंटेट है, ठीक है। मोनोडेंटेट एक दंतुर, द्विदंतुर, षटदंतुर, त्रिदंतुर, ठीक है। तो EDTA जो होता है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। कैसा होता है? हेक्साडेंटेट, षटदंतुर। इट मीन्स ये 6, इसके साथ कितने बॉन्ड बन सकता है? 6 बॉन्ड बन सकता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। अभी इसकी जगह अगर मोनोडेंटेट लिगेंड होता तो 1 होता उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। बाईडेंटेट द्विदंतुर तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता। हेक्साडेंटेट षटदंतुर जैसे EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इसका फुल फॉर्म है EDTA का क्या है? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो ये कैसा लिगेंड होता है? षटदंतुर, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ये मेमोरी बेस्ड है, आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही आपसे हीमोग्लोबिन का पूछ सकता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ओके, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। 8th क्वेश्चन है, DNA में क्षार होते हैं। देखिए, DNA RNA 2 तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं सेल में, DNA और RNA, ठीक है। और दोनों में ही ओनली 4 तरह के बेसिस, नाइट्रोजनी क्षार या फिर नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं, ओनली 4। तो DNA में नोट कर लीजिएगा, ये आपको याद ही रखना है। DNA में पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। RNA में भी सेम, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, बट थायमिन की जगह RNA में पाया जाता है यूरेसिल। ये ही डिफरेंस है DNA और RNA में, ठीक है। एक नाइट्रोजिनस बेस का डिफरेंस होता है DNA और RNA में। सेम वो ये तीनों ही DNA में भी पाए जाएंगे और RNA में भी। एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तीनों DNA में भी पाए जाते हैं और RNA में भी पाए जाते हैं। बट जो थायमिन है वो DNA में पाया जाता है, और थायमिन की जगह RNA में कौन सा नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है? यूरेसिल। ओके, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए, सारी क्या है, देखो आप देख रहे हो, फ्रक्टोज, स्टार्च, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, सारी ये शुगर्स हैं, सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो है ग्लूकोज।
कौन सा? ग्लूकोज। अब देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट, तो ये भी आपके मेमोरी बेस्ड है, आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सॉरी कौन सा होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एक्स से अभिक्रिया कर एक रंजक देता है, अभिकारक एक्स है। बेंजीन रिएक्ट्स विद डाइएजोनियम क्लोराइड एक्स टू गिव अ डाई, द रिएक्टेंट एक्स इज। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है, ऐसा कौन सा यौगिक है जिससे रिएक्ट करके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्या देता है? डाई देता है। तब देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है? पहले तो स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, ये है अपना बेंजीन, ये है अपना डाइएजो कंपाउंड, एन डबल बॉन्ड एन, ये क्या होता है? डाइएजो, Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। किससे अभिक्रिया करके डाई देता है? कोई डाई बन रही है तो वो कंपाउंड कौन सा है? देखो दो कंपाउंड्स होते हैं जिनसे डाई, एक तो होता है अपना फिनॉल, एक है अपना फिनॉल, ये फिनॉल है, ठीक है। एक है एनिलिन, क्या है ये? एनिलिन, ठीक है। तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसके साथ रिएक्ट करता है फिनॉल के साथ, तो वो देता है येलो डाई। कैसी? येलो डाई। और जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है, एनिलीन के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो वो देता है अपने ऑरेंज डाई। ओके, तो अब देखिए अपन को क्वेश्चन क्या पूछा था। अब देखिए यहाँ दिख रहा है रंजक डाई, C2H5OH, एथेनॉल नहीं हो सकता, बेंजीन नहीं है, ये है अपने पास एनिलीन। ये क्या है? एनिलीन है ये बेटा, देखो ये फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, ठीक है। कार्बन C6H5NH2, एनिलीन अभी अभी पढ़ा अपन ने, कैसे कौन सी डाई देता है? ऑरेंज डाई देता है। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एनिलीन के साथ रिएक्ट करके ऑरेंज डाई देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये। अब अपन ये देखते हैं कि रिएक्ट कैसे करता है। ये आपने देख लिया, यहाँ भी बना देते हैं अपन, है ना। इसकी रिएक्शन बता देती हूँ मैं आपको, बनाता क्या है ये। चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं अपन। नेक्स्ट पेज, ये अपना ये वाला लिख देती हूँ।
ये अपना हो गया डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके साथ अपन किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, एनिलिन की। इसको मैंने इस तरीके से बनाया है। ठीक है, यहाँ पर H होगा, वैलेंसी है ना, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर क्या उपस्थित होंगे, हाइड्रोजन उपस्थित होंगे। अब देखिए ऐसे ट्रिक से अपन बना सकते हैं रिएक्शन को, यहाँ से ही निकल जाएगा HCl। ठीक है, HCl निकल जाएगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, देखिए N डबल बॉन्ड N NH2, ये अपना बन गया है। देखिए यहाँ से अपन नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। इसके पर्सपेक्ट में ये पैरा पोजीशन पे है ना, अगर इसको देखा जाए तो इसके रिलेशन में ये ऑर्थ्रो है, ये मेटा है और ये पैरा पोजीशन है। ठीक है, पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, अमीनो, तो ये हो जाएगा पैरा पैरा अमीनो एजो एजो कंपाउंड एजो बेंजीन, ये बनाएगा। और ये कैसे कलर का होगा, अभी मैंने बताया था कैसे कलर की डाई होगी, ये ऑरेंज डाई होगी। ठीक है, तो ये आपकी जो अमाइंस वाला चैप्टर है उसमें दे रखा है दोनों डाई, येलो डाई ऑरेंज डाई। तो इन शॉर्ट में बता देती हूँ, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो देता है अपन को ऑरेंज डाई, पैरा हाइड्रोक्सी अमीनो बेंजीन। ठीक है, और जब ये एनिलीन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये देता है पैरा अमीनो एजो बेंजीन, वो होती है ऑरेंज डाई। तो अपन को फिनॉल तो दे नहीं रखा है, तो अपन क्या सिलेक्ट करेंगे, एनिलीन। अगर दोनों होते तो अपन दोनों सेलेक्ट करते, क्योंकि दोनों ही डाई तो देते हैं, क्योंकि उसमें मेंशन नहीं किया है कि कौन से कलर का डाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ल्यूकास अभिकर्मक है। ल्यूकास अभिकर्मक तो क्या होता है, ये भी अपना मेमोरी बेस्ड है। अच्छा क्या हुआ, क्या है ये, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होगा, एनहाइड्रस ZnCl2HCl। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड है, आपको याद रखना पड़ेगा ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न करता है। तो देखिए अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है, किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। और एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एसिड जब मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑलवेज ऑलवेज कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस ही। बच्चा अपन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई एसिड कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक। ये भी अपना अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आंसर क्या रहेगा, क्लोरोफॉर्म। क्या होगा, क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म यूज होता है एनेस्थेसिया देने के लिए। ये क्या करता है, ये स्पीड बढ़ा देता है, जो पोटेशियम आयंस होते हैं ना उन पर एक्ट करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित अभिक्रिया में यौगिक क्या है। बट क्लोरोफॉर्म के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं यूज करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित अभिक्रिया में यौगिक क्या है। व्हाट इज द कंपाउंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये भी अपन रिएक्शन करेंगे। देखो दिया है अपन को इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br,
दिख रहा है? ओके। निम्नलिखित अभिक्रिया में यौगिक बी क्या है? C2H5Br की अपन ने पहले कराई पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन, तो कोई एक कंपाउंड बना, फिर अपन ने उसका क्या कराया, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, तो बी क्या बनेगा? ठीक है बच्चों, तो देखो करते हैं अपन। क्या है पहले अपने पास, C2H5Br किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, KCN, कंपाउंड ए है, तो देखो KCN पोटेशियम साइनाइड एक आयनिक कंपाउंड है, तो अपन इसको इस तरीके से कर सकते हैं रिएक्शन को। देखो बच्चा अपन ट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं ना, थियोरेटिकली तो अपन ट्रिक्स लगा के सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो ये लैबोरेटरीज में होती है, भगवान ही जानता है रिएक्शंस कैसे होती है। तो देखो साइनाइड नेगेटिव, तो साइनाइड क्या करेगा, ब्रोमीन को उसकी जगह से हटा देगा, ब्रोमीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय साइनाइड, और क्या बनाएगा, इथाइल साइनाइड या फिर साइनोइथेन, और ब्रोमीन किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, पोटेशियम के साथ, और ये ब्रोमीन को प्रतिस्थापित करके सब्स्टिट्यूट करके क्या बनाएगा, इथाइल साइनाइड। तो देखो अपना ये बन गया ए प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। क्वेश्चन में अपन को बी पूछा है, अब क्या हो रहा है इसका, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, जल अपघटन, वाटर ऐड कर रहे हैं मतलब अपन, है ना, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इसका। तो अब देखो इसको, इसी एक बहुत अच्छी सी मैं तुम्हें ट्रिक बताती हूँ। देखिए यहाँ देखिए C2H5Cn, जो C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब जब अपन वाटर ऐड करेंगे तो आपको पता है वाटर किस तरीके से ब्रेक होता है, H+ और OH-, तो होगा क्या, यहाँ से देखो जो ये हाइड्रोक्साइड आयन है, सपोज अपन ने 3 वाटर मॉलिक्यूल लिए, कितने वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं, तीन वाटर मॉलिक्यूल लिए अपन ने, H+ और OH-। अब H तो 3H और 3OH, तो 3OH तो अपन कार्बन से, क्योंकि यहाँ अगर 3 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोक्साइड आयन प्लस जो ये हाइड्रोजन है वो किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, नाइट्रोजन के साथ बना लेगा NH3। अब यहाँ देखिए यहाँ से ये H2O निकल जाएगा, तो बना क्या, ओवरऑल कंपाउंड क्या रह गया, C2H5C, ये निकल गया तो 2 O 2 ऑक्सीजन C+H, ये अपना कंपाउंड बन गया, क्या बन गया, C2H5COOH और NH3। तो ये तो सब प्रोडक्ट हो गया, NH3 तो क्या हो गया, सब को प्रोडक्ट, NH3 क्या हो गया अपना, को प्रोडक्ट हो गया, और मेन प्रोडक्ट क्या हो गया अपना, प्रोपेनोइक एसिड, क्या बोलते हैं इसे, प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग एसिड है ना, 3 कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग एसिड क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। समझ में आ गया, ओके। ये जस्ट बच्चा ये ट्रिक थी, है ना, कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, वाटर टूटता है H+ OH- में, OH- जाके कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं, कितने, 3 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोक्साइड आयन जाके कार्बन से अटैच हो जाता है, वाटर रिमूव करके अपन को क्या मिल जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो फाइनली क्या बन गया, बी क्या है अपना, प्रोपेनोइक एसिड।
तो आंसर क्या हो गया अपना? प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ अपना क्लोरोफॉर्म था, प्रोपेनोइक अम्ल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, SN2 अभिक्रिया में बनता है। SN2 अभिक्रिया में देखो, पहली चीज कार्बोनाइन तो SN अभिक्रिया में बनता ही नहीं है ना, मुक्त मूलक नहीं। संक्रमण अवस्था कार्बोनियम आयन, संक्रमण अवस्था क्या होगा इसका आंसर? संक्रमण अवस्था। और SN1 पूछता अगर वो कि SN1 अभिक्रिया में क्या बनता है, तो उसमें बनता है अपना कार्बोनियम आयन। और SN2 अभिक्रिया में कौन सी अवस्था बनती है? संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ओके, कैसे बनते हैं देखो मैं बता देती हूँ एक बार, इसका जनरल आइडिया मैं आप लोगों को दे देती हूँ। देखिए जनरली जो SN रिएक्शन होती है, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में बोलते हैं इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, जो SN रिएक्शन होती है वो हमेशा कौन देते हैं? एल्काइल हैलाइड्स देते हैं। कौन देते हैं? एल्काइल हैलाइड्स देते हैं SN रिएक्शन। अल्कोहल्स भी देते हैं, बट यहाँ अपन बात कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स की, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट उसमें देखने को मिलती है एल्काइल हैलाइड। इसकी मैंने सपोज मैंने बात कर ली CH3Cl, ये जब एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करता है, जलीय NaOH, ठीक है, तब देखिए तो जलीय OH देता है OH माइनस आयन। क्या देता है? OH माइनस आयन। और OH माइनस इससे रिएक्ट करता है। अब ये कैसे करता है? तो देखो ये है अपना CH3Cl, मैं इसको ऐसे बना रही हूँ, तो ये OH माइनस आयन आके इस पर अटैक करेगा, अटैक करेगा। अब देखो O इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस होता है, तो ये क्या होगा? इससे बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। देखिए इस एच को इधर, तब देखिए ये बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। और जैसे जैसे कार्बन इससे अट्रैक्ट होगा, ठीक है, वैसे वैसे कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो क्या होता जाएगा? टूटता जाएगा। क्लोरीन क्लोरीन जो है वो क्या होता जाएगा? टूटता जाएगा। तो ये जो स्टेट बनेगी है ना, ये जो स्टेट होगी वो होगी ट्रांजिशन स्टेट। ये अनस्टेबल स्टेट होती है। कैसी होती है? अनस्टेबल, अस्थाई। अस्थाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई? 5 वैलेंसी हो गई। तो SN2 जो रिएक्शन होती है सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हमेशा ट्रांजिशन स्टेट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हो गया अपना। अब अपने पास रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट वाला कहाँ गया? कार के रेडिएटर में प्रयोग की सलाह दी जाती है। क्या प्रयोग किया जाता है कार के रेडिएटर में? इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या प्रयोग किया जाता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसमें आंसर क्या आएगा? इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, इसलिए अपन इथाइलिन ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभवांतर को मापते हैं किसमें? नापते हैं वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में मापा जाता है।
सांद्रण बढ़ाने पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग ऑन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है? ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, बढ़ जाती है। यहाँ पर बात की जा रही है रिएक्टेंट के पर्सपेक्ट में, है ना, अभिकर्मक। अब बताओ, अभिकर्मक बढ़ाएंगे अपन, रिएक्टेंट्स बढ़ाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उत्पाद में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इंक्रीजेज, बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। सबसे अधिक तत्व ऑक्सीकरण अवस्था रखने वाला, सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था रखने वाला संक्रमण तत्व है, इसमें आंसर आएगा मैंगनीज। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैंगनीज की, कितनी होती है? +7। इसमें आएगा Mn, क्या बोलते हैं इसे? मैंगनीज। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट है अपना ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो हो गया अपना मैंगनीज। ये मैं आपको थोड़ा इसको बारे में बता देती हूँ। देखिए मैंगनीज, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होता है ऑर्गन। मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर होता है सबसे पहले तो कितना होता है? 25। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ऑर्गन। ऑर्गन कितने नंबर पे आता है? 18 पे आता है। तो जनरली अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना लंबा लिखने की बजाय अपन शॉर्ट में पहले तो लिख देते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसका कोई सिंबल, इनर्ट गैस का सिंबल लिख देते हैं, उसके बाद से अपन जो भी अपन को एटॉमिक एटम दिया हुआ है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता है। ऑर्गन अपना आता है 18 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम, तो 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन एस में चले जाएंगे कैल्शियम। अब कितने हो गए? 5, 3d5 हो गया, 18, 5, ठीक है। तो इस तरीके से d1, 3d1 कहाँ से स्टार्ट होता है? 21 से स्टार्ट होता है। 22 3d2, 23 3d3, जैसे ही 25 क्या हो गया? 3d5। अब यहाँ देखिए, ये तो है अपना स्टेबल, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकते हैं, स्टेबल गैस, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ये तो, है ना, स्टेबल होता है ये तो। इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास? 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 7। तो मैग्नीशियम 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? यूज़ कर सकता है, डोनेट कर सकता है 7 इलेक्ट्रॉन्स। मेटल है ऑब्वियसली डोनेट करेगा, ठीक है। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है मैग्नीज की, वो क्या होती है? +7, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला ये क्या है? संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए CONST5ONO+2 आयन का IUPAC नाम है। मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इसको, बड़ा ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए क्या दिया है अपन को? पार्ट NH3 5ONO, ठीक है। ये अपना
ठीक है। अब देखिए ये है अपने पास, सबसे पहले IUPAC नेम देते कैसे हैं, सबसे पहले अपन लिखते हैं जो भी अपने को कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दिए हुए हैं कंपाउंड्स उनके नेम लिखते हैं, और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो अपन को दो तरीके के कंपाउंड्स दे रखे, एक दे रखा है अपन को एमीन, एक क्या दिया है अपन को, एमीन दिया है, ठीक है, और ये एक दिया है अपन को नाइट्रीटो, इसी बोलते हैं अपन एमीन, इसे बोलते हैं नाइट्रीटो, ठीक है। ओ नाइट्रीटो, अगर और मैं फर्दर जाऊँ तो ओ नाइट्रीटो, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अटैच है, ये जो कंपाउंड है ऑक्सीजन के थ्रू किससे, कोबाल्ट से अटैच है, ठीक है। तो अपन अल्फ़ाबेटिक, एमीन में एमीन है ये, और ये क्या है नाइट्रीटो, तो ये ए से स्टार्ट हो रही है, एन से, तो एमीन पहले लिखेंगे अपन। तो एमीन कितने हैं, 5 हैं, कितने हैं एमीन, 5 है, तो ये लिखेंगे अपन पेंटा एमीन, ठीक है। ये क्या है अपने पास फिर, नाइट्रीटो, पेंटा एमीन नाइट्रीटो। अब देखिए मेटल क्या है अपने पास, उसके बाद जब अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका नेम लिख देते हैं, उसके बाद अपन लिखते हैं जो मेटल है उसका नेम। तो मेटल क्या है अपने पास, कोबाल्ट, और मेटल हमेशा अपन उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ लिखते हैं, तो अपन कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से निकालेंगे। तो कैसे, देखो कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर पहले तो चार्ज है +2, इसे काउंट करेंगे, जो भी चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा उसे काउंट करेंगे, प्लस जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उनका चार्ज। सपोज कोबाल्ट, ये देखिए यहाँ मैं रफ में आपको कोबाल्ट है, प्लस फिर क्या है एमीन, एमीन का चार्ज 0 होता है, क्या होता है 0, प्लस ये है नाइट्रीटो, नाइट्रीटो का चार्ज होता है -1, क्या होता है -1, ठीक है, और ये क्या है +2, तो इसे अपन इधर लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये हो गया अपना 3। तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आ गया 3, तो कोबाल्ट 3rd, ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं अपन, पेंटा एमीन नाइट्रीटो कोबाल्ट 3rd, ओके। तो इसका नेम हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विटामिन ए की कमी से रोग होता है, सबको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे, कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र क्या होता है अल्कोहल का, तो देखिए अपन को याद नहीं तो अपन निकाल भी सकते हैं, है ना, कोई भी अल्कोहल का अपन को याद हो तो उससे भी निकाल सकते हैं, वैसे आप याद करने के पर्पस लिख दो CnH2n+1OH, ये क्या होता है अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अल्काइल हैलाइड के साथ Ag2O की अभिक्रिया से बनता है, 8th क्वेश्चन है अपना, अल्काइल हैलाइड के साथ Ag2O की अभिक्रिया से बनता है। देखिए अल्काइल हैलाइड, सपोज अल्काइल ग्रुप R होता है और हैलाइड मतलब कोई भी हेलोजन, मैं RCl एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है, ये क्या है अपने पास अल्काइल हैलाइड, इसकी अपन अभिक्रिया करा रहे हैं AgCN से, AgCN इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, कैसा कंपाउंड है, सहसंयोजक यौगिक होता है AgCN, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब वो अभिक्रिया करता है तो वो क्या करता है, जो ये अल्काइल ग्रुप है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Cl क्लोरीन क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा CN से, ठीक है, बट इससे जो
साइनाइड एन्स के थ्रू जुड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कोवेलेंट कंपाउंड है और नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो मतलब नाइट्रोजन इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा आर के साथ, तो नाइट्रोजन आर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो आर एन सी, और को प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, AgCl। तो ये इसको क्या बोलते हैं अपन, आर को अपन ने क्या बोला, एल्काइल, और जब ये वाला ग्रुप एन के थ्रू जुड़ता है तब उसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगर इस तरीके से होता तो बोलते हैं अपन एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या आ जाएगा अपना, एल्काइल आइसो साइनाइड। सॉरी बच्चों, सॉरी। इसका इथाइल। अब एल्काइल की जगह अगर जो भी दिया हुआ है, आइसो साइनाइड। ठीक है, ये वाला अपन सॉल्व करते हैं। एल्किल हैलाइड के साथ Ag2O की अभिक्रिया से। ठीक है, ये जो था AgCN वाला है ना। अब अगर एल्काइल हैलाइड Ag2O से अभिक्रिया करता है, Ag2O की अभिक्रिया से बनता है, देखिए 2 Ag, तो यहाँ भी अपन 2 एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। तो जो सिल्वर है वो तो किससे रिएक्ट कर जाएगा, क्लोरीन से। ठीक है, क्लोरीन से रिएक्ट करके वो बना लेगा AgCl प्लस, हाँ 2R, यहाँ ये ऑक्सीजन, ये बनता है ROR। क्या बनता है, ईथर। इसे क्या बोला जाता है, ईथर। ठीक है, तो इसके अभिक्रिया से क्या बनता है, ईथर बनता है। DDT का पूरा नाम, ये मेमोरी भेज रही है, आपको याद रखना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। डाई क्लोरो डाईफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, डाईक्लोरो डाईफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये DDT का पूरा नाम है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs अपने सॉल्व हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वेरी शॉर्ट हैं वो अपन आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो वेल स्टूडेंट्स, गुड बाय।